WWE हमेशा से एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट ज्यादा रहा है एज कम्पेयर टू फीमेल, लेकिन हमने कुछ रिसेंट टाइम्स में देखा है और हिस्ट्री से भी यही जाना है कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। यानी कि जो विमेन्स रोस्टर है उसका भी दबदबा पूरा बन चुका है। अगर आपने पुराने टाइम की मंडे नाइट वॉर्स की मेरी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं तो कैसे उस टाइम पे ट्रिश, लीटा, सेबल, इन सारे जो लेजेंड्स हैं किस तरीके से इन्होंने वो प्लेटफॉर्म बनाया जो आज उस विमेन्स एवोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हुआ है, वो हमने जाना था। लेकिन विमेन्स के रोस्टर के अंदर एक ऐसी चीज बहुत यूनिक है कि एक नया नाम जो उस टॉप तक पहुंचे वो निकल के बहुत ही ज्यादा देर बाद आता है। तो इस वजह से विमेन्स रोस्टर में मेंस से भी ज्यादा इट्स वर्थ द वेट कि वहां तक वो पहुंच पाए। और आज के इस WWE अनरियल एपिसोड नंबर 3 वर्थ द वेट में हम बात करेंगे 3 ऐसी कमाल की स्टोरीज की और 3 ऐसे इंसिडेंट्स की रिसेंटली WWE से कि कैसे आखिर सब्र का फल मीठा हो सकता है, वो हमें जानने को मिलेगा। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो ट्रिपल एच ये बात क्लियर कर देते हैं कि भाई जितना दिमाग जाता है, क्रिएटिव रिसोर्सेज जाते हैं एक मेंस रोस्टर को बुक करने के लिए रेसलमेनिया सीजन में, उतना ही ज्यादा दिमाग फीमेल रोस्टर में भी लगाना पड़ता है। बिकॉज बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें देखनी पड़ती हैं, नए स्टार्स तुम्हें वहां पे भी बनाने हैं। और सबसे पहले जो स्टोरी इस एपिसोड के अंदर हमें जानने को मिली वो है चेल्सी ग्रीन की, जो रिसेंटली WWE में एक अच्छे मुकाम पे पहुंची। हम कह सकते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिला है और उनकी स्टोरी आप सुन के काफी ज्यादा यहाँ पे हाइप हो जाएंगे, इमोशनल भी हो जाएंगे। पहली चीज तो वो अपने बारे में बताती हैं कि कभी भी वो अपने गियर को जो है वो रिपीट नहीं करती। और WWE की फीमेल सुपरस्टार्स मोस्ट ऑफ देम अपने गियर्स के खुद के कंट्रोल में होती हैं, जबकि कुछ के पास कॉस्ट्यूम डिजाइनर ये सब होता है। बहुत सारी सुपरस्टार्स हैं जो अपना खुद का गियर खुद सोचते हैं कि किस तरीके से हमें बनाना है, तो वो कभी रिपीट नहीं करती। बिकॉज वो कहती हैं ये मेरी स्पोर्ट है, यहाँ पे मैं हर बार जा रही हूँ, मैं सेम नहीं दिखना चाहती, उसके अंदर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, भले ही मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर देती हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं कि कैसे उनका बेस्ट या फिर फेवरेट गियर जो है वो रेडी हो चुका था एक ऐसे शो के लिए जो उनके खुद के होम टाउन में होने वाला, उनकी होम कंट्री में होने वाला था, सर्वाइवर सीरीज लास्ट ईयर इन वैंकूवर कनाडा। और अपनी मेंटालिटी उस टाइम पे वो शेयर करते हैं कि कैसी है कि भाई WWE एक ऐसी चीज है, अगर मुझे लूजर बनने के लिए बुक कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट मुझे बुक तो कर रहे हैं। तो ऐसी मेंटालिटी थी यहाँ पे चेल्सी ग्रीन की। अपने इस फेवरेट गियर के साथ वो रेडी भी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि अपने होम टाउन के अंदर उनको किसी ने इस शो के लिए बुक नहीं किया था। जी हाँ, वो कहती हैं कि 15 टिकटें मैंने शो की अपनी फैमिली के लिए खरीदी थी कि सारे अपने क्लोज्ड वंस आएंगे, मैं अपने होम टाउन में परफॉर्म करूंगी, लेकिन सैडली उनको इस शो पे बुक ही नहीं करा गया। तो वो ऊपर से बैठ के देख रही थी शो को अकेले, सबको परफॉर्म करते हुए, बट खुद वो उस शो पे नहीं थी और ना ही वो गियर उनके खुद के चेहरे वाला उस दिन उनके कोई काम आया। चेल्सी ग्रीन की स्टोरी भी यहाँ पे वो रिकैप करती हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें कि कैसे 2019 में वो WWE में आई, उनकी आर्म इंजरी हुई जिसकी वजह से वो बाहर हो गई। 2020 में वो फाइनली वापस आती हैं, एक बार फिर से इंजर्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से WWE उनको रिलीज कर देती है। वो कहती हैं कि 2022 में मैंने ट्रिपल एच को कॉल करके अपनी जॉब वापस मांगी और ट्रिपल एच ने मुझे मेरी जॉब दे दी। वो एक काफी सरप्राइजिंग मोमेंट थी उनके लिए, बट उनको वापस बुलाया गया। और फाइनली WWE में एक ऐसी चीज जो इतने टाइम से किसी के कंट्रोल में नहीं होती है इस कंपनी के अंदर, वो चेल्सी ग्रीन की तरफ बढ़ती आ रही थी, जिसको हम बोल रहे हैं वर्थ द वेट। और वो था ये मैच फॉर द फर्स्ट एवर विमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एट सैटरडेज नाइट मेन इवेंट। यहाँ पे फाइनली चेल्सी ग्रीन को बुक किया गया और ट्रिपल एच भी पोस्ट ओपिनियन में बात करते हैं कि किस तरीके से चेल्सी एक ऐसी है, इंसान है, एक रेसलर है जो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है। उसको किसी भी मोमेंट, किसी भी सिचुएशन में डाला जाए, हर आंसर इज ऑलवेज यस। और इस मैच से पहले जब ये पूरा स्क्रिप्ट करा जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, शेन हेल्म्स के साथ चेल्सी ग्रीन बात कर रही हैं और उनको बताया जाता है कि कैसे एक लेग ड्रॉप की तरह वो इस मैच को खत्म करना चाहिए। तो चेल्सी ग्रीन कहती है ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ, एक पहली बारी में एक इतने हाई स्टेक्स मैच में इन्वॉल्व हूँ, मैं क्यों अपना फिनिशर नहीं लगाऊंगी इस मैच को जीतने के लिए, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो लड़ते करते किसी तरीके से वो अनप्रिटी हर पे ही जाके टिकती हैं और फाइनली इस मैच में चेल्सी ग्रीन जीतती हैं फर्स्ट एवर विमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स
चैंपियन बनती हैं और क्राउड पागल हो रहा था वहां पे। और फाइनली उनकी बैकस्टेज मोमेंट्स कितनी खुश हैं, वो सारी विमेन्स रोस्टर जो है उनके लिए तालियां बजा रही हैं। ये चीजें देख के काफी अच्छा लगता है कि कैसे कलीग्स होने के बावजूद, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होने के बावजूद एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। और ट्रिपल एच कहते हैं कि देखो भाई, जो भी चेल्सी ग्रीन कर रही है लोगों को पसंद आ रहा है, वो उससे रिलेट कर पा रहे हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया हमें क्या ही चाहिए। तो चेल्सी ग्रीन जिस तरीके से एक्साइटेड थी अपनी साइड प्लेट्स के लिए भी भाई, देख के कि CG उस पर लिखा है उनके नाम के इनिशियल्स, भाई इससे पता लगता है कि कितना ज्यादा इनके लिए मैटर करता है। और ये था पार्ट 1 ऑफ वर्थ द वेट। अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आता है, फोकस करता है शार्लेट फ्लेयर पे। और एक ऐसी सुपरस्टार है जिनको बहुत समय से बहुत सारे फैंस इंक्लूडिंग मी हेट करते आए हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि इनको ओवर पुश्ड है, शार्लेट को कभी इतने मौके नहीं मिलने चाहिए। लेकिन अगर आपको याद हो, शार्लेट एक पॉइंट पे उनको पता भी नहीं था वो रेसलर बनेंगी, भले ही वो यहाँ पे रिक फ्लेयर की बेटी थी। अपने भाई रीड फ्लेयर के साथ वो मिलकर ट्रेनिंग चालू करती हैं और दोनों का एक साथ ये सपना था कि हम रेसलर बनेंगे, WWE में जाएंगे। लेकिन एक साल ट्रेनिंग करने के बाद अनफॉर्चुनेटली उनके भाई रीड फ्लेयर की डेथ हो जाती है। और उस टाइम पे शार्लेट फ्लेयर ने इस बात को बांध के रख लिया था अपने दिमाग में कि जो सारी चीजें हम दोनों मिलके, जो कंबाइंड हम अचीव करने वाले थे रेसलिंग में इन द फ्यूचर, वो सब मैं अकेले करूंगी, ताकि मैं रीड का भी जो है वो सारा चीज पूरे करके उसको भी जस्टिस दे सकूं। और यहाँ पे हमने भाई इतने सारे लोगों से शार्लेट की तारीफें सुनी कि कैसे वो बहुत लोगों के लिए द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। स्टेफनी मैकमैन उनको बोलती हैं इनविंसिबल। लेकिन एक चीज हमें याद करनी होगी कि रेसलमेनिया 40 से पहले वो इंजर्ड हो गई थी, उनकी नी जो है वो खत्म हो गई थी और रेसलमेनिया वो मिस करने वाली थी। ऐसा सबको लग रहा था कि शायद शार्लेट जो है वो वापस नहीं आ पाएंगी। हमें काफी कूल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं कि कैसे रिक फ्लेयर जा रहे हैं जहां पे शार्लेट को रखा गया, जहां पे उनकी सर्जरी हुई। रिक फ्लेयर कैसे अपनी बेटी के लिए हर उस सिचुएशन में बने हैं जहां पे एक पेरेंट की सबसे ज्यादा एक बच्चे को नीड होती है। और इसके बाद आता है ये राइटर्स रूम। हमने बात की थी रॉयल रंबल मेंस की कि किस तरीके से उसको स्क्रिप्ट करा जा रहा था। यहाँ पे बहुत ही कूल आइडियाज पिच करे जा रहे थे फॉर द विमेन्स रॉयल रंबल, क्योंकि इस पॉइंट पे शार्लेट का तो किसी को कुछ पता नहीं था। और एड कॉस्की इस बात को बोलते हैं यहाँ पे कि कैसे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि चेल्सी ग्रीन ऑटोमेटिकली इस रॉयल रंबल को जीत जाएंगी, बिकॉज 28 और 29 पे जो आएगा वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे और 30th पे जो आएगा वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा और वो चेल्सी ग्रीन होंगी। तो एक ये भी आइडिया था। एक आइडिया ये था कि बियांका को क्या दोबारा रॉयल रंबल जिताना चाहिए, एक पहली विमेन बनेगी जो कि 2 बार भाई रॉयल रंबल को जीत चुकी है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है वो हमें सुनने को मिल रही थी, देखने को मिल रही थी, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही यहाँ पे प्लान करा जा रहा था। हमें देखने को मिली चेल्सी की कमाल की परफॉर्मेंस थी, वो इंजर्ड भी लग रही थी, ब्रूस्ड भी लग रही थी उस मैच के अंदर, लेकिन तब भी रॉयल रंबल में कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस की। ये भी दिखाया जाता है कैसे ऑलमोस्ट लायरा वेल्कीरिया का वार्डरोब माल फंक्शन हो गया था, तो फटाफट से ट्रिपल एच ऑर्डर देते हैं कि भाई जाओ उसको हेल्प करो। मस्त है कि भाई किस तरीके से फटाफट कम्युनिकेशन हो जाती है इतनी फास्ट पेस जगह में। लेकिन शार्लेट फ्लेयर वाज द प्लान। शार्लेट फ्लेयर ने एक बार फिर से रिकवरी की एंड शी वाज देयर टू विन द रॉयल रंबल। अब आपको उस पॉइंट पे ऐसा लग रहा होगा, और मुझे भी यही लग रहा था कि भाई क्या यार 30 पे लाके शार्लेट को जिता दिया। एक रेसलिंग फैन हमेशा यही सोचेगा, बिकॉज मुझे तो यही लग रहा था भाई तब भी, और अब भी मैं यही बोलूंगा। लेकिन जो काबिलियत तारीफ है वो ये है कि किस तरीके से ये लोग रिकवरी कर सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं। और अब की शार्लेट और तब वापस आई हुई शार्लेट के अंदर तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन शार्लेट फ्लेयर केम बैक, शी वॉन द रॉयल रंबल। लेकिन एक बार फिर से हमें एक चीज कॉमन देखने को मिली कि सारी विमेन्स रोस्टर जो है वो बैक स्टेज वेलकम बैक की चैंट्स करते हैं और ओपन आर्म से, दिल से ऐसा लग रहा है खुश हैं कि शार्लेट रॉयल रंबल वापस आके जीत चुकी हैं। और कोडी रोड्स हमेशा वहां पे होते हैं टू कांग्रेचुलेट एनीबॉडी जो कि कुछ अच्छा करता है। चेल्सी ग्रीन चैंपियनशिप जीती, कोडी रोड्स वहां थे। शार्लेट रॉयल रंबल जीती, कोडी रोड्स वहां पे थे। भाई ये बंदा हर एक चीज नोटिस करता है, देखता है और मेक श्योर करता है कि वो 1-2 मिनट निकाल के ये उनको जाके भी कांग्रेचुलेट करे। यही होता है एक फेस ऑफ द कंपनी। तो भले ही शार्लेट की एक बेकार इंजरी हुई थी जिससे डर लग रहा था कि शायद सब कुछ उनके लिए खराब हो सकता है, बट दिस रिटर्न वाज वर्थ द वेट फॉर शार्लेट फ्लेयर। और अब चैप्टर 3 में हम बात करते हैं एक और ऐसी सुपरस्टार की जिसको मैंने भी इस पूरी मोमेंट के अंदर लाइव विटनेस करा था एट एलिमिनेशन चेंबर। वो है बियांका बेलेयर, एक ऐसी सुपरस्टार जिनका राइज काफी तेजी से हुआ है। और यहाँ पे एक बार फिर से देखने को मिलता है कि कैसे ये तो भाई खुद ही एक टेलर है
और अपने गियर्स खुद बनाती हैं बिल्कुल स्क्रैच से, किसी की इनको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड की उनको कभी कभी मदद मिल जाती है और बहुत ही कूल इनका आपस में दोनों का रिलेशनशिप है, बिकॉज मॉन्टेज इज मैरिड टू बियांका। लेकिन वो जिस तरीके से बिहाइंड द सीन्स में दिखाया गया वो बहुत बढ़िया था कि बियांका को रॉयल रंबल नहीं दी तो क्या कर सकते हैं, क्या स्टोरी बना सकते हैं। जेड भी इंजर्ड हो चुकी हैं, वो टैग टीम चैंपियंस थे एक पॉइंट पे, तो जेड का वो पूरा एंगल दिखाया गया कि किसने अटैक करा था जेड को, ये बात हम जानते हैं। और वो लीड करने वाला था कि भाई आखिर कैसे जेड कारगिल का रिटर्न करा जाए, बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू को ये बात पता लग गई थी कि जेड इज क्लियर टू रिटर्न। और ये पूरे राइटिंग रूम के अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन चली, हम जानते हैं हमें क्या देखने को मिला। और जैसी जेड कारगिल चेंबर से पहले गोरिल्ला में आती है, ट्रिपल एच एक्सप्लेन करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि किस तरीके से उनको सारी चीजें करनी है। और एक चीज जो मैंने यहाँ पकड़ ली इस पूरी फुटेज में वो ये कि लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली जो हैं वो पीछे बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, जबकि आगे वो रिंग के अंदर भाई दुश्मन है, इतने टाइम से हम जानते हैं, वन ऑफ द क्रेजीस्ट राइवलरी है, लेकिन भाई मजे से वो अपना मजाक मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक मैच से पहले ये सारी फीमेल सुपरस्टार्स अपने चेंबर मैच से पहले एक प्रेयर करती हैं और सबका भला चाहते हैं। ये लोग जाते हैं यूनाइट होके, एक कमाल का मैच देते हैं। और पॉल हेमन यहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड के साथ मॉनिटर पे बैठ के इस मैच को देख रहे थे, वो मुझे बहुत कूल लगी मोमेंट। और मैंने इसको लाइव इन दी अरीना देखा था, इट वाज क्रेजी। जेसन जॉर्डन इस पूरे मैच को प्रोड्यूस कर रहे थे और ट्रिपल एच ऑब्वियसली सारी चीजों के लिए कॉल करते हैं यहाँ पे शॉट्स के लिए। और फाइनली वो जेड कारगिल का कमाल का रिटर्न हुआ, जहां पे आके लिव मॉर्गन को नहीं, उन्होंने नाओमी को अटैक किया। पहली कमाल की मोमेंट वो। और क्लियरली 100% मैं इस बात का प्रूफ आपको दे सकता हूं कि बियांका की जो ब्रेड है उसकी आवाज जितनी टीवी पे सुनती है उतनी ही रियल लाइफ में वहां अरीना में सुनती है। जो उन्होंने लिव मॉर्गन को मारा और जो वेल्ट पड़ा था उनके यहाँ पे बॉडी के ऊपर, अनबिलीवेबल था और 100% रियल था। और इस मैच में हम जानते हैं कि बियांका जीतते हैं इस एलिमिनेशन चेंबर को। और जो परफॉर्मेंस थी, जो मैच इन्होंने मिलकर दिया, was absolutely unbelievable। तो बियांका को भले ही रॉयल रंबल जीतने का मौका नहीं मिला, बट एलिमिनेशन चेंबर तक रुकना और स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस करना was worth the wait फॉर बियांका बेलेयर। तो ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो रिसेंट टाइम में आपको बताती हैं कि इंटरनल स्ट्रगल्स क्या चलते हैं भाई सुपरस्टार्स के अंदर, उनको क्या लगता है। बियांका जैसी सुपरस्टार को भी काफी नर्वसनेस फील हो सकती है एक इतनी बड़ी स्टेज से पहले, जहां पे उनको कुछ अच्छा करके ही दिखाना है। तो अनबिलीवेबल था ये भी एपिसोड। मुझे पता है कि लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई ये तो क्या ही था, लेकिन ये चीजें जब पता लगती हैं तो और ज्यादा आप रिलेट कर पाते हैं कि कैसे जिन लोगों को बहुत सालों से इग्नोर कराया जा रहा था विमेंस रोस्टर को, उन्होंने अपनी खुद की जगह बनाई है। एंड एवोल्यूशन जो इस साल हुआ था पीएलई इज वन ऑफ द बेस्ट पीएलईज ऑफ द ईयर, अगर आपने उसको ओवरऑल देखा है तो। भाई ये था अनरियल का एपिसोड नंबर 3। नेक्स्ट एपिसोड विल बी क्रेजी अबाउट द हील टर्न ऑफ जॉन सीना, और उसके बाद फाइनल एपिसोड में बात करेंगे रेसलमेनिया 41 की। यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया गाइस तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।